वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, वी स्टडीड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। आज हम सेल के बारे में जानते हैं और इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं ये भी समझते हैं। बिकॉज इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, इन सब की जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल होती है। बिकॉज द ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म, सुन लीजिएगा बेटा, चाहे छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी बिना सेल के नहीं होगा। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वो सेल ही होगा। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसमें ब्रिक्स यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं, तब कोई मकान बनता है, तब कोई बिल्डिंग जो है आपकी तैयार होती है। इसी तरह से किसी बॉडी को बनने में सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है और यही सेल जो है बॉडी को फॉर्म करती हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी पोर्शन इन क्लास 9th। वैसे तो फिफ्थ चैप्टर है, बट अगर हम देखें तो ये बायोलॉजी पोर्शन का जो है फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, क्या करना है इसमें? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में, वो चाहे अभी बात हो गई है कि चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी सेल से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, दे आइदर एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल और एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल। अगर छोटा होगा माइक्रोस्कोपिक होगा, अगर माइक्रोस्कोप से दिख रहा होगा तो क्या होगा, वो सिंगल सेल्ड होगा, अदरवाइज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स होगा, बहुत सारी सेल्स मिलके जो है उसको फॉर्म कर रही होंगी। ओके, दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म। कैसे सेल बनती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल मेक्स टिश्यू, यानी कई सारी सेम टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो एक ग्रुप में फॉर्म होती हैं सेम टाइप के स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। ठीक है, वो टिश्यूज़ बनाती हैं और टिश्यूज़ क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। देन ऑर्गन फॉर्म, देखिएगा, सेल, सेल फॉर्म्स टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन और ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद में क्या? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो इट इज़ द स्ट्रक्चर, इट इज़ द ड्रैगमेटिक representation of the cell organism. Next, these are different type of cells, all protist। जो प्रोटिस्ट हैं ये आपकी बैक्टीरियाज टाइप के हैं, कुछ आपके हेलोबैक्टीरियाज हैं, सम एल्गीज की सेल दी गई हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोजोन्स के भी दिए गए हैं जो आपके यहाँ पे हैं। पहला वाला जो है, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियाज, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टास। ठीक है, प्रोटिस्टा है ये, अमीबा, इग्लिना, पैरामीशियम एंड सम एल्गी। ठीक है, इसमें क्या है? क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, और क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है, ये फंगस का है। ठीक है, ये सेल स्ट्रक्चर, ये भी आप देखिए, भी एक सेल का स्ट्रक्चर से सेल का है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। नाउ वी अंडरस्टैंड द सेल थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेल्स वर्ड दिया गया था, किसने दिया था? ये आपके जो हैं बताएंगे आप। ठीक है, कमेंट में देंगे आप कि हु कॉइन्ड द टर्म सेल एंड हु डिस्कवर्ड द सेल। बहुत आप पढ़े हैं इसको। ठीक है, बेसिक है, आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे देखिएगा, द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो सेल थ्योरी क्या है? अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे? सेल से बने होते हैं। सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जब तक कोई सेल पहले से नहीं होगी तब तक दूसरी सेल नहीं बन सकती। ठीक है, सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल तभी सेल बनेगी। नेक्स्ट, अब on the basis of cell number we can divide the organism in two group, unicellular and multicellular. Unicellular, the organism made up of single cell। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे, लाइक एज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, आल प्रोटिस्टा, बैक्टीरियाज। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, फंगी एंड अदर एनिमल्स, क्या मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। ओके, दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल को देखने पे ऐसा ही लगता है अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो। देन द शेप ऑफ द सेल, तो शेप की अगर बात करते हैं सेल का, तो सेल का शेप वेरी करता है, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन एंड परफॉर्म ऑन ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ फंक्शन, जैसा फंक्शन होगा फंक्शन के बेस पे जो है सेल क्या होगा यहाँ पे अलग अलग टाइप से होगी, ठीक है। सेल का शेप जो होगा वो अलग होगा। सेल आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप, सेल का जो कैपेबिलिटी होती है चेंज करने की शेप की, वो भी पाई जाती है, यानी सेल जो है वो चेंज कर सकती है, स्ट्रक्चर को अपने चेंज कर सकती है, शेप को चेंज कर सकती है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट ये देखिएगा, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। कुछ सेल्स दिए गए हैं, सेक्स सेल्स हैं जिसमें आपका स्पर्म एंड ओवा है। देखिए स्पर्म का साइज़ कुछ दूसरा है, शेप दूसरा है, और ओवा का दूसरा है। मसल सेल्स हैं, उनके भी शेप साइज़ देखिए, ये हम आगे टिश्यूज़ में भी पढ़ेंगे। फैट सेल्स अलग हैं, बोन सेल्स का साइज़ कुछ दूसरा है, शेप दूसरा है, ठीक है। ब्लड सेल्स का शेप दूसरा है। नर्वस सेल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, जिनका साइज़ और शेप वेरी कर रहा है। देन मसल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लीफ फोर दैट इज़ गॉड सेल्स हैं, डाइएटम्स, पैरामीशियम, ये सब दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या है देखिएगा, इन सब में सेल का जो साइज़ है वो डिफर कर रहा है, ठीक है, सब में अलग अलग है, एक ही टाइप का नहीं है। ओके, देन साइज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का जो साइज़ है वो यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ साइज ऑफ सेल्स जो है यहाँ पे है। देखिएगा आपका जो नीचे यहाँ पे स्केल भी शो की गई है कि कहाँ से कहाँ तक सेल का साइज जा सकता है, ठीक है। एटम्स आपने पढ़ा होगा, बहुत छोटी सेल्स होते हैं वो। उसके बाद में लिपिड्स जो हैं, प्रोटीन्स हैं, फ्लू वायरसेस हैं, वायरसेस आते हैं, फिर बैक्टीरियाज, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ह्यूमन एग, उसके बाद फ्रॉग एग, फ्रॉग के बाद चिकन एग, ऑस्ट्रिक एग, ऑस्ट्रिक एग जो है वो सबसे बड़ा होता है। फिर एडल्ट फीमेल दी गई है। ओके, तो एडल्ट फीमेल जो है वो सेल में नहीं आएगी, बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर में आएगा। ओके, हाउ कैन सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेल आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन, सेल जो होती है मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है। ओके, ठीक है। हाउ कैन सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेल वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सेल कंटेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, सेल में क्या होता है कुछ स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में बेटा हम ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एनसीईआरटी में भी हैं, उन्हें हम अच्छे से समझेंगे। ओके, ठीक है। दस ऑर्गेनेल्स अलाउ टू सेल परफॉर्मिंग सेवरल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यही सेवरल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे देखिए टू टाइप ऑफ सेल्स दी गई हैं, फर्स्ट इज़ जो एनिमल सेल है, सेकेंड इज़ प्लांट सेल है। दोनों को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से डिस्टिंग्विश कीजिएगा दोनों में कि व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन animal cell and which cell organelles found in plant cell and what is the difference between plant cell and animal cell, ठीक है, this is the important. then it is the cross section of plant cell, देखिए क्रॉस सेक्शन है, अच्छे से इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके समझ लेंगे और नोटबुक पे ड्रॉ भी कर लेंगे। ओके, ठीक है। all cell organelles like nucleus, क्लोरोप्लास्ट, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ऑल आर गिवन हियर। देन इट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ एनिमल सेल। एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, स्मूथ एंड्रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम। ठीक है, इसको भी अच्छे से ड्रा कर लेंगे नोटबुक पे। देन अ सेल कंटेन थ्री फीचर्स, थ्री मेन फीचर्स होते हैं किसी भी सेल में। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक एन इन्वेलप। जैसे हम कोई भी सामान होता है तो सामान को, कोई भी लगेज है या कोई भी आप मार्केट जाते हैं वेजिटेबल लेके आते हैं या कुछ लेके आते हैं तो उसके लिए एक थैला होता है आपके पास में, थैले में वो सब सामान भर लेते हैं। तो ऐसे ही जो आपकी सेल होती है ये भी एक इन्वेलप से कवर रहती है। Therefore a cell gets separated from the external environment because it has a plasma membrane। और ये इसलिए होता है क्योंकि जिससे ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, उससे भी ये बची रहे। ठीक है, उसका जो है डायरेक्ट इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है वो सेल पे ना पड़े। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिसाइड which material should enter or leave the cell and should not। That is why it is also called a selective permeable membrane। प्लीज़ बेटा ये पॉइंट समझिए। why cell is called selective permeable membrane? because it permits special type of materials। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशल टाइप ऑफ कुछ मटेरियल्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं, उन्हें ही इंटर करने देती है, सबस्टेंसेस को इंटर करने देती है, कुछ स्पेशल टाइप के, सबको इंटर नहीं करने देती है। सो इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में समझते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट मॉडल है अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन फ्लूइड मोज़ेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल में क्या है, ये आपका जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, क्या क्या ये थ्री कंपोनेंट से मिलके बना होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड की लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है और कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइजेस थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स कैन फ्लो फ्रीली एंड फ्लूइडली इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा बेटा। देखिए प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन देखिए बीच में जो है धसी हुई है शंक्यनेशी में, और जो ये आपके जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो आपके रेड रेड से हैं और ये हैं, ये क्या हैं, ये फास्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, ये फैट्स हैं, ये फैट है। ठीक है, ये फैट की मेम्ब्रेन है, अपर और लोअर, ऊपर और नीचे। ठीक है, दो लेयर्स होती हैं। लिपिड विथ कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, यानी प्रोटीन विथ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड विथ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आपके मेन जो थ्री आपके कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्या क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड आल्सो कॉल्ड फैट। ठीक है, फैट भी बोलते हैं उसे हम। ओके, देन हाउ कैन सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ अ सेल? किसी भी सेल में अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कैसे सब्सटेंस मूव करते हैं, इसको हम समझते हैं। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो O2 को जो है रिलीज़ करते हैं और CO2 को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो ये किससे होता है? इट इज़ अ सिंपल डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस बाई, किससे होता है बेटा? ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा आर जो है वो क्या होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। वो ऐसे डिजाइंड होते हैं कि जिससे गैसियस एक्सचेंज हो सके। गैसियस सब्सटेंस हैव अ टेंडेंसी टू मूव टू एरिया वेयर देयर कंसंट्रेशन इज लेस फ्रॉम द एरिया देयर इज हायर। ठीक है, क्या होता है, जितने भी गैसियस सब्सटेंस होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जो हायर कंसंट्रेशन होता है उससे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न।
ठीक है। डिफ्यूज़न कैन टेक्स प्लेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में आपका पाया जाता है डिफ्यूज़न। देन वी अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप ऑफ सोल्यूशन। देखिए 3 टाइप के आपके सोल्यूशन होते हैं। अगर कोई भी सेल है, इसका हम सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं आपके रेजिन से। जो किशमिश होती है, किशमिश को देखिए वाटर में अगर आप डाल देते हैं, शाम को वाटर में डाल दीजिएगा, सुबह देखिए वो स्वेल कर जाती है, बड़ी भारी सी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टाइप आप, यानी बाहर जो वाटर है उसकी कंसनट्रेशन कम है, जो अंदर जो किशमिश में अंदर जो सोल्यूशन है, जो अंदर फ्लूइड है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इट मीन्स जो लोअर कंसनट्रेशन से जो लोअर कंसनट्रेशन मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसनट्रेशन में अंदर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, मूवमेंट हो जाता है, ठीक, क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, बट वहाँ पे जो फ्लूइड है अंदर उसकी कंसनट्रेशन तो कम है, ठीक है, तो अंदर की तरफ वाटर आ जाएगा। अब समझ लेते हैं 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज हायर, बात यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन की हो रही, समझिएगा बेटा। देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल गेन्स वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, जब डिफ्यूज़न जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। अगर बाहर की कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है और अंदर कम है तो क्या करेगा, वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ओके। वाटर कैन मूव इनटू द सेल फ्रॉम द शेल मेम्ब्रेन, ठीक है। In case of hypotonic solution, more amount of water enters the cell which result in swelling of the cell। और इसमें सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा। ये एक आपकी जो है शेल है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखी गई है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है बाहर की कंसंट्रेशन कम है और अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी सोल्यूशन जो अंदर का है वो ज़्यादा गाढ़ा है, बाहर का पतला है, ठीक है। अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी, अंदर कम होगी, ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, बट जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की वो अंदर जो है वो ज़्यादा है, बाहर कम है। इट मीन्स कोई भी हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड कब होगा, जब उसमें हम मोर जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व करेंगे। जैसे आप शरबत बना रहे हो तो उसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं, तो शुगर जितनी ही ज़्यादा होगी इट मीन्स वो जितना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड शरबत होगा, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड वो ड्रिंक होगी आपकी, ठीक है। अगर उसमें कम शुगर है दैट मीन्स वो आपकी जो है हाइपोटोनिक टाइप की है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो वो आपकी हाइपोटोनिक हो जाएगी। कंपेरिजन देन अदर बॉडी जो उसमें प्लेस की गई है, रखी गई है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक क्या होता है कि बाहर की कंसंट्रेशन कम है, अंदर की ज़्यादा है, यानी वाटर बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, अंदर कम है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ जाने लगेंगे और सेल यहाँ हमारी स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, जब यानी बाहर की जो सोल्यूशन जिसमें प्लेस की गई है सेल और बाहर जो है, ठीक है, यानी जो जिसमें प्लेस की गई है उस सोल्यूशन की और जो सेल के अंदर सोल्यूशन है वो अगर दोनों सेम कंसंट्रेशन की हैं तो क्या होगा, किसी भी टाइप की कोई चेंजिंग नहीं होगी, ना तो वाटर अंदर जाएगा ना तो वाटर बाहर आएगा, ठीक है। ना तो सेल श्रिंक करेगी ना तो सेल स्वेल करेगी। तो यहाँ पे नेट मूवमेंट जो होगा वाटर का वो ज़ीरो रहेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना आउटसाइड ना इनसाइड। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो आपके हैं वो अंदर की तरफ हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हम बात करते हैं इसमें तो देखिएगा, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं, देखिए बाहर की तरफ ओनली 2, बट अंदर की तरफ कितने हैं 4। इट मीन्स यहाँ पे सेल स्वेप कर जाएगी, ठीक है, सेल स्वेल कर जाएगी, ओके। आइसोटोनिक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स होता ही ज़्यादा, जिस सोल्यूशन में हम सेल को रख रहे हैं वो सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, बहुत गाढ़ा जो है शरबत बना लिया और फिर उसमें आपने जो है कोई ऐसी सेल डाल दी, कुछ ऐसा जो है आपने रख दिया जिसकी अंदर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो क्या करेगी वो श्रिंक हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि अंदर का जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा। इसीलिए एक फिश वाला भी एग्जांपल होता है कि जो आपकी मैरीन फिशेस होती हैं जो सी वाटर में रहती हैं उनको हम फ्रेश वाटर में नहीं रख सकते। अगर फ्रेश वाटर में रखोगे तो उनके जो क्योंकि अंदर का उनका जो है कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है सेल सैप का, और बाहर जो वाटर है वो आपका फ्रेश वाटर कैसा होता है, लाइट होता है, ठीक है, हाइपोटोनिक टाइप का होता है। तो अंदर वाटर जाएगा और सेल जो है सोयल करके ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी। और ऐसे ही अगर फ्रेश वाटर फिश जो है उसको अगर हम मैरीन वाटर में ले जाएंगे तो वो वहाँ क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। तो इसलिए फ्रेश वाटर जो फिशेस हैं, फ्रेश वाटर जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं, वो एनिमल्स हैं, वो मैरीन वाटर में नहीं अडॉप्ट कर सकते और मैरीन वाले फ्रेश में नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, जब कंसंट्रेशन आपकी बाहर की ज़्यादा होगी। क्या लिखा है देखिए, इफ़ द सेल आर केप्ट इन एन इन्वायरमेंट विच हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट इनसाइड द सेल, देन ड्यू टू द प्रेजेंस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ द सेल जो है वो मूव कर जाएगा, ओके। दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल्स, दे श्रिंक एज मोर अमाउंट ऑफ वाटर कम्स आउट ऑफ द बॉडी, और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए सेल जो है हमारी श्रिंक कर गई है क्योंकि यहाँ पे वाटर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, बिकॉज जो आउटर कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेरिजन देन सेल सैप, ओके। तीनों को अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन व्हाट इज़ इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस क्या है, ये आपने देखा होगा किसमें, अमीबा में। अमीबा क्या करता है, इनगल्फ कर लेता था फूड को, ठीक है, फूड को इनगल्फ कर लेता है। जब फूड को इनगल्फ कर लेता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, ठीक है, यानी सेल को करके अंदर फूड को ले लेना। अब वी अंडरस्टैंड अबाउट सेल वाल। सेल वाल क्या होती है, इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, अदर किसी में नहीं पाई जाती है। और ये एक हार्ड कवरिंग होती है जो किसी भी प्लांट को आउटर इन्वायरमेंट के डायरेक्ट टच में होने से बचाती है, क्योंकि प्लांट्स तो कपड़े नहीं पहन सकते, तो उनको आउटर इन्वायरमेंट से अगर सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उनके लिए इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेल वाल कहते हैं। सेल विच मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ये जो सेल वाल होती है शेप को भी मेंटेन करती है। द सेल वाल इज जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ये सेलुलोज की बनी होती है। व्हाट इज़ प्लाज्मोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोलिसिस, अच्छे से समझेंगे। प्लाज्मोलिसिस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ द सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सेल wall shrink or contract when a cell loses water due to osmosis when it is kept in hypertonic solution। जब hypertonic solution में रखते हैं तो सेल क्या होती है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब है उसमें का जो सेल शेप है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और सेल श्रिंक कर जाती है। और इसी का जो अपोजिट है उसको हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस, सिर्फ डी लग जाएगा, बाकी सब उतना है, ठीक है। डी प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, ये इसी का अपोजिट है। अपोजिट में क्या होगा, यानी जब सेल सोयल कर जाएगी और जब उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, ओके। नेक्स्ट कुछ डाउट जो आपके क्लियर करने हैं उनको हम समझ लेते हैं। क्या है, कैन डेड सेल एब्जॉर्ब वाटर, क्या डेड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, अगर कोई भी डेड सेल्स है जिसमें कोई लाइफ नहीं है, नो, डेड सेल कांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, वो ऑस्मोसिस से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है। हाउ प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक मीडियम। अब देखिए प्लांट्स, फंगी है, बैक्टीरिया है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी रहते हैं, उसमें भी सर्वाइव करते हैं। तो इसके लिए क्या मेन फीचर्स होता है इसमें, क्योंकि ये क्या रखते हैं, इनके ऊपर एक रिजिड सेल मेम्ब्रेन होती है, और वो सेल मेम्ब्रेन जो है अलाउ नहीं करती है कि कोई भी जो अंदर से वाटर है वो बाहर की तरफ आए या बाहर से अंदर की तरफ जाए, ठीक है। एक बैरियर को मेंटेन करती है, इसीलिए वो ब्रस्ट नहीं होती है, ठीक है। देन we understand about the nucleus. What in nucleus? Nucleus is a prominent organelles present in cell which is controlling center of all activities of the cell. nucleus क्या होता है, prominent organelles है
जो सभी सेल में होता है विदाउट न्यूक्लियस। सिर्फ कौन सी सेल होती है आपकी, आरबीसीज होती हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट कुछ मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लाइक एज कैमल एंड लेमा। ओके, ये देखिएगा बहुत अच्छा सा फिगर है, इसमें देखिए न्यूक्लियस को शो किया गया है। ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस को शो किया गया है, जो ब्लू से है न्यूक्लियस है। इसी में क्रोमैटिन्स हैं, जिसे हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा और न्यूक्लियोलस टाइप से होता है, और इसी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, जिस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उसे रफ कहते हैं। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये वाला जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये पूरा एक सेल स्ट्रक्चर है, अच्छे से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। ओके बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखिएगा आपका जो है द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच कवर इट ऑल अराउंड। न्यूक्लियस जो होगा उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो उसको चारों तरफ से कवर किए रहती है। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स, ठीक है। देर आर पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने के लिए। देर आर क्रोमोसोम रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अभी जो क्रोमैटिन देखी थी वो क्या है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं। न्यूक्लियस में आपके दो मेन जो है कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट डीएनए एंड सेकेंड इज प्रोटीन। डीएनए दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेल्स। अगर न्यू सेल्स कोई बन रही हैं तो किससे मिलकर वो किससे बनेगी, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डीएनए बनेगा। क्योंकि डीएनए ही कॉपीइंग होती है, डीएनए कॉपी होता है, दो भाग में पूरा पूरा अपने आप को तोड़ता है और दूसरी सेम टाइप की सेल्स को बनाता है। प्रोटीन ये क्या करती है, इसका मेन वर्क क्या है, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के कंडेंसेशन और पैकेजिंग में मेन रोल प्ले करती है। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन अ सेल। ये थ्रेड लाइक मटेरियल होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इट ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू अ क्रोमोसोम्स व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड की कंडीशन में होती है तो ये क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज करता है अपने आप को, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो ट्वाइस करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिससे सेम रहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जब माइटोटिक डिवीज़न होता है, टू टाइप डिवीज़न होता है, माइटोटिक एंड मियोटिक, वो हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। देन देखिए इट इज़ द स्ट्रक्चर, एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर दिया गया है आपका जो है क्रोमैटिन का। ये न्यूक्लियस है जो आपका ब्लू सा है, और इसमें देखिए जैसे मैगी रखते हैं, मैगी रखी हुई है वैसे मैगी टाइप से है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जो है क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है। और इसका आगे स्ट्रक्चर जो है हाईली जो मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है, जो माइक्रोस्कोप से देखा गया, वो क्रोमोसोम्स है, जिसमें सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ये आर्म है इसकी, ठीक है, और ये टीलोमियर है जो इंड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं, ठीक। देन न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो है सेकेंड जो है न्यूक्लियस जैसा ही होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, हमें न्यूक्लियस की ब्रेन कहते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस टोटल जो न्यूक्लियस होता है उसका 25% वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियोलस ऑक्यूपाई करता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए रखता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीएनए आपका जो है क्रोमैटिन में होता है बाहर, और न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए होता है। ये हेल्प क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स बनते हैं, जो भी देखा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी जो रफ वाली थी, आरईआर थी, उसके ऊपर लगे हुए थे, तो ये कहाँ से बनते हैं, ये न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है राइबोसोम का। और राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करती है, टिश्यू फॉर्मेशन करती है, सेल को फॉर्म करती है, ठीक है, रिपेयर करती है, जो रैप्चर हो जाते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल। ओके,
इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, छोटा सा न्यूक्लियोलस का एक स्ट्रक्चर है, देखिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए इसमें दिए गए हैं। न्यूक्लियोलस इनसाइड अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस का ये स्ट्रक्चर दिया गया है। व्हाट इज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियाइड क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोड क्या है, न्यूक्लियाइड क्या है। समटाइम्स सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जब बात हो रही थी अभी किसकी, प्रोकैरियोट सेल की, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, क्योंकि वो बाउंड्रीज के साथ नहीं बंधा होता है, नो डेफिनिट बाउंड्रीज, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए उसको हम न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियाइड बोल देते हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल्स क्या हैं, ऑर्गेनिज्म whose cells do not have a definite cell membrane। अगर सेल मेम्ब्रेन डिफिनिट ना हो, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफिनिट ना हो, तो उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें होता है उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और यूकैरियोट्स मीन्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल होती हैं, उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। नाउ वी understand about prokaryote and eukaryote with several characteristics. First, there is no presence of nucleus। प्रोकैरियोट में क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट करेगा, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस होगा। सेकेंड, सिंगल क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, जबकि एसेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। दे आर यूजली यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर में होता है, मल्टी सेलुलर में होगा। देर आर नो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, ये होंगे। और अगर बात करते हैं यूकैरियोट्स की, देन अदर फंगी, प्लांट्स, एनिमीलिया, इन सब में जितने भी आते हैं उन्हें हम यहाँ पे पुट करेंगे। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। एक यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर दिया गया है, दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे आसान से। यूकैरियोट्स में आपकी प्लांट सेल, एनिमल सेल जो पहले पढ़ चुके हैं वो आएंगी, बट प्रोकैरियोट में देखिए राइबोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है, कैप्सूल टाइप से, फ्लैजेला है, बस इतनी ही सेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे ये भी टाइप ऑफ सेल दिया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का अलग अलग टाइप दिया गया है, सेम वही है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देन वी अंडरस्टैंड अबाउट साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इन इट व्हिच इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड होता है, जो सेल में, जो सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनेल्स दैट कैन परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द सेल। क्या होता है, इसी में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, जिससे एक सेल ऑर्गेनेल दूसरे सेल ऑर्गेनेल से ना टकराए और वो डैमेज ना हो, उसको कोई इंजरी ना हो, ठीक है। फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का, वही समझते हैं। इट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड द सेल ऑर्गेनेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सपोर्ट्स करता है, सस्पेंड करता है, ठीक है, उसी में सस्पेंडेड रहते हैं सेल, जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स। द सेलुलर प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म सच एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। जो रिस्पायरेशन होता है वो भी आपका कुछ साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल सच एज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को अलाउ करता है मूवमेंट के लिए। इट डिजॉल्व सेलुलर वेस्टेज, जो सेलुलर वेस्टेज होते हैं वो इसमें डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड बाय यू। नाउ वी अंडरस्टैंड